नमस्कार, मैं रविश कुमार। इंटरनेट कनेक्शन का डेटा पैक, एक अखबार और एक चैनल के लिए महीने का खर्चा मिला जुलाकर आप हिंदी के दर्शक हर महीने 1000 रुपए तो खर्च करते ही होंगे। अब आपसे एक सवाल है, पिछले 6 महीने में हिंदी के किस अखबार ने, किस चैनल ने या वेबसाइट ने कश्मीर की घाटी में जाकर वहां के बदलते समाज या हालात की रिपोर्टिंग की है? अगर आपको लगता है कि रिपोर्टिंग हुई है तो आपको उन लिखे हुए को याद करना चाहिए और आपको याद आएगा कि कश्मीर में हालात क्यों बिगड़े हैं। मैं कभी कश्मीर नहीं गया, न ही वहां की जटिलताओं की कोई खास समझ है, इसलिए प्राइम टाइम के लिए तमाम वेबसाइटों और अखबारों में छपे 20 से अधिक लेख छान मारे। ये सभी लेख शुक्रवार को बुरहान मुजफ्फर वानी की मौत के बाद छपे हैं। विश्लेषणों की बाढ़ है। हमारी सहयोगी बरखा दत्त 2 हफ्ता पहले कश्मीर गई थी। वहां से उन्होंने पूरा हफ्ता एक सीरीज किया। जब वे लौट कर आई तो मेकअप रूम में बातचीत के दौरान यह सवाल उठा कि कितने दर्शकों में टीवी रिपोर्टिंग के इस पुराने फॉर्मेट के लिए अब धीरज बचा होगा। शुक्रवार रात बुरहान वानी की मौत के बाद यह प्रसंग याद आ गया। आप दर्शकों की दिलचस्पी का फॉर्मेट भले ही बदल गया हो, मगर कश्मीर के हालात तो नहीं बदले। कश्मीर के हालात को हां या ना में नहीं समझ सकते। रिपोर्टिंग की बारीकी ही आपकी समझ का आधार तैयार करेगी। बरखा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पढ़े लिखे नौजवान आतंक के रास्ते पर जा रहे हैं। इनमें से कोई टॉपर है तो कोई क्रिकेटर। इनके लिए आतंक का रास्ता ग्लैमर का रास्ता हो गया है। जाहिर है वो आतंक में ग्लैमर की छौंक नहीं डाल रही थी, बल्कि ग्लैमर होते आतंकवाद के नए दौर की सूचना आपको दे रही थी कि वहां अब आतंकवादी अपना चेहरा और नाम नहीं छिपा रहे हैं, अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये सरकार के लिए भी एक चेतावनी है। टेलीग्राफ में शंकरशन ठाकुर की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी यही है कि सुरक्षा एजेंसियां भी सरकार को अपनी रिपोर्ट में इसी नए दौर की बात लिख रही थी। पिछले 6 महीने में एनकाउंटर में करीब 80 आतंकवादी मारे गए। यह कोई सामान्य संख्या नहीं है। कई आतंकवादियों के जनाजे में भारी भीड़ देखी जा रही है। जनाजा वहां के समाज के एक तबके का शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गया है। ऐसा क्या हो गया है जो कश्मीर शांति के रास्ते पर लौटता दिख रहा था, जहां पर्यटकों के जाने का सिलसिला बढ़ गया। बाढ़ के समय सेना के काम की लोगों ने तारीफ की। दिवाली की रात प्रधानमंत्री ने वहां बिताई। वहां ऐसा क्या हो गया कि आतंक का एक नया दौर अचानक सामने आया, या हम देख नहीं रहे थे जो सामने आने वाला था। जिस दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से कुछ ही दिन पहले महबूबा मुफ्ती चुनाव जीती, प्रधानमंत्री ने बधाई ट्वीट किया, उन्हीं इलाकों से जनाजे में इतनी भीड़ कैसे आ गई? हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान के जनाजे में शामिल लोगों की संख्या से कश्मीर कवर करने वाले पत्रकार भी हैरान हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जब पत्रकार बात कर रहे थे तब वे यह सब पूछने लगे कि इस वक्त एनकाउंटर क्यों हुआ, जबकि एजेंसियां बुरहान को लंबे समय से ट्रैक कर रही थीं। पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो पकड़ा नहीं जा सकता था। किसी ने यह पूछा कि मारने के बाद उसकी तस्वीर सरकार की तरफ से, एजेंसी की तरफ से सोशल मीडिया पर क्यों डाली गई? जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए या कोई और वजह थी? जवाब मिला कि जो प्रतिक्रिया देखने को मिली उसकी कल्पना हमने नहीं की थी। जबकि कश्मीर में सबको मालूम है कि आतंकवादी के हर जनाजे में आजकल भीड़ पहुंच रही है। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के राय बहादुरों ने एक चालाकी की है। उनके सवाल है कि कुछ लोग आतंकवाद को ग्लैमराइज कर रहे हैं, कई बार ये कुछ लोग सेकुलर हो जाते हैं। इस तरह से यह सवाल पूछा जा रहा है जैसे कश्मीर की समस्या इन्हीं 2-4 लोगों के, सेकुलर लोगों के फेसबुक पोस्ट के कारण है। उन्हें कश्मीर के भीतर जनाजे में आए हजारों लाखों लोग नहीं दिख रहे। मीडिया इन लोगों से बात क्यों नहीं करता? क्या सरकार की तरह मीडिया को भी लोगों पर भरोसा नहीं रहा? बहरहाल टीवी ने अपना सवाल चुन लिया है। वो कश्मीर की आवाज नहीं सुनेगा, किसी सेकुलर को खलनायक बनाकर आपको अपनी बात सुनाएगा। हालात को देखते हुए इस बार सरकार भी सतर्क है और संयमित है, इसलिए वो विपक्ष को लेकर भरोसे में चल रही है। प्रधानमंत्री ने लौटते ही मंगलवार को कैबिनेट सुरक्षा की बैठक बुलाने की बात कही है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को फोन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले में सरकार और विपक्ष एक साथ आ गए हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान की सराहना की। उमर अब्दुल्ला ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। यह सब क्यों हो रहा है? शायद इसलिए कि हालात और ना बिगड़ जाएं। सरकार के साथ साथ दिल्ली की मीडिया को भी सतर्कता बरतनी चाहिए। यह सवाल उठेगा कि आतंकवाद कैसे इस हद तक आ गया जबकि उसके नियंत्रण में आ जाने की बात हो रही थी। स्क्रॉल वेबसाइट पर हमने एक रिपोर्ट देखी, कश्मीर की मीडिया में किस तरह रिपोर्टिंग हुई है। जब आप यह देखेंगे तो दिल्ली और श्रीनगर की दूरी समझ आ जाएगी।
ग्रेटर कश्मीर अखबार ने आतंकवादी नहीं लिखा अपने हेडलाइन में, बुरहान लिखा। ऐसे लिखा जैसे कोई चित्कार रहा हो और पुकार रहा हो। राइजिंग कश्मीर ने लिखा है कि बुरहान को अप्रत्याशित विदाई मिली। कश्मीर मॉनिटर ने कमांडर बुरहान लिखा। दिल्ली की मीडिया आतंकवादी से बात शुरू करती है और आतंकवादी पर अपनी बात खत्म करती है। यह अंतर क्यों है? क्या दिल्ली का टीवी मीडिया बिल्कुल ही नहीं जानना चाहता कि ये लोग क्यों एक आतंकवादी के जनाजे में शामिल होने गए? इस सवाल में आखिर क्या खराबी है? क्यों जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को उन्हीं अलगाववादियों से शांति की अपील करनी पड़ी? अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी ने लोगों से अपील की है कि थानों पर हमला ना करें और सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखें। आप याद कीजिए, इसी गिलानी को लेकर कुछ टीवी चैनल और पार्टियों के प्रवक्ता अपने राष्ट्रवाद की अधकचरी समझ उगलते रहे हैं। क्या अब वे अपने सवालों को फिर से धुनेंगे कि आतंकवाद से लड़ना है तो अलगाववादी हुर्रियत नेता से अपील क्यों की जाती है, जो भारत स्थित पाकिस्तान के दूतावास में इफ्तारी खाने चले जाते हैं? केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। वो एंकरों के भड़काऊ सवालों की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल्यांकन नहीं कर सकते। गनीमत है कि इस बार कोई उनके झांसे में नहीं है। कश्मीर में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, मगर स्थिति नियंत्रण में होते हुए भी नहीं दिखती। जगह जगह हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और नौजवान घायल हुए हैं। लोगों का गुस्सा इतना भड़का हुआ है कि कई थानों पर हमले हुए और एक पुलिस की गाड़ी झेलम नदी में फेंक दी गई। एक जवान की मौत भी हुई। 3 जवान लापता हैं, सिपाही। इस घटना से महबूबा मुफ्ती के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। उनकी पार्टी के सांसद हामिद कर्रा ने कश्मीर लाइफ नाम की वेबसाइट को दिए अपने बयान में कहा है कि पीडीपी अब बदल गई है। 2008 में जब फायरिंग में 6 नौजवान मरे थे तब पीडीपी सरकार से बाहर आ गई थी। इस बार 18 नौजवान मारे गए, मगर पीडीपी चुप है। हालांकि अब यह संख्या 30 हो गई है। जीरो टॉलरेंस और मैक्सिमम रिस्ट्रेन यानी अधिकतम संयम की नीति खोखली साबित हुई। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों पर आरोप लगाए हैं। कर्रा ने कहा है कि 6 महीने से घाटी उबल रही है, मगर पीडीपी आरएसएस के साथ गलबहियां कर रही है। महबूबा मुफ्ती भी इस चुनौती को समझती हैं। उन्होंने कहा है कि बाद की घटनाओं में मारे गए लोगों की स्थिति के बारे में जांच होगी। सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा है कि जो मौत हुई है उसके लिए प्रदर्शनकारी जिम्मेदार हैं। सरकार सभी मौतों की जांच करेगी कि कहीं सेना ना गलत गोली चलाई हो, सेना से गलती से गोली ना चली हो। मगर ज्यादातर मामलों में प्रदर्शनकारियों ने थानों पर हुआ हमला किया है। बहुत जगह पर पुलिस को कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। ये एक राहत की खबर है और हालात सामान्य होने की उम्मीद। दिल्ली करे तो क्या करे? मैंने एक कश्मीरी नौजवान से बात की। उससे जो बातचीत हुई, मैं उस बातचीत के आधार पर उसका बिना नाम लिए एक कश्मीरी नौजवान की बेचैनियों को आपने सामने रखना चाहता हूं। ध्यान रहे कि बातचीत मैंने सिर्फ एक से की है, इसलिए मैं दावे से नहीं कह सकता कि इसे बहुसंख्यक युवाओं की आवाज मान सकते हैं या नहीं। वो लड़का कश्मीर से बाहर भारत में ही किसी कॉलेज में पढ़ता है। उसने कहा कि जब तक वो अपने कॉलेज के कैंपस में है, उसके अनुभव भारत को लेकर सामान्य होते हैं, कई बार बहुत अच्छे भी होते हैं। जब वो कैंपस से बाहर जाता है, उसके अनुभव बदलने लगते हैं। लोग उसे कश्मीरी और फिर मुसलमान के अलग अलग चश्मों से देखने लगते हैं। मुझे हिंदुस्तान का संविधान अच्छा लगता है, मगर जब लगता है कि उसके रहते भी कोई यह तय कर सकता है कि हम क्या खाएं, क्या पिएं और कैसे रहें, तो मैं चिंतित हो जाता हूं। जब मैं भारत के कॉलेज के कैंपस से निकलकर कश्मीर लौटता हूं, तो एक तरफ चीन दिखाई देता है, एक तरफ पाकिस्तान दिखाई देता है। दोनों पर भरोसा नहीं होता। हिंदुस्तान का ही रास्ता दिखता है, मगर उसकी जातियां भी मुझे बेचैन कर देती हैं। मुझसे बात करने वाला कोई नहीं, मुझे रास्ता बताने वाला कोई नहीं। मैं अपने वजूद को लेकर परेशान होता हूं। इसका फायदा कभी पॉलिटिकल इस्लाम उठा लेता है, जो हमारे जैसों को आतंक के रास्ते पे धकेल देता है। हम दुविधा में हैं। सवाल हीरो बनाम आतंकवाद का नहीं है, यह सबसे वाहियात सवाल है। सवाल है संवाद का। कश्मीर से आप कैसे बात करते हैं, क्या समझकर बात करते हैं? कश्मीर के बहाने उत्तर भारत की चुनावी राजनीति अगर सेट करेंगे, तो इसका नतीजा शायद वो नहीं होगा जो आप इन बहसों में जीत कर हासिल कर लेना चाहते हैं। मुझे उस लड़के से बात कर यही लगा कि कश्मीर से बात की जाए। क्या हम कश्मीर से बात कर रहे हैं, कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर यूपी चुनाव या बिहार चुनाव या उत्तर भारत की राजनीति के नजरिए से देख रहे हैं? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी हैं। हमारे सहयोगी जफर साहब हैं जो स्टूडियो में हैं, और सुजत बुखारी साहब हैं जो राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं।
सुजात साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दोनों जगहों की मीडिया में इतना अंतर क्यों है। हालांकि मैं कश्मीर टाइम्स की संपादकीय भी पढ़ रहा था, जिसमें यह बात लिखी हुई है कि यह बंदूक की अपनी ये व्यर्थता है, हमें कहां ले जाएगी। मैं सारे लेख और आप लोगों के सभी की टिप्पणियों पढ़ने का दावा नहीं कर सकता, जो देखा जो बताया। ये दोनों अंतर क्यों हैं, जो आप लोग देखते हैं और जो हम लोग देखते हैं यहां से, उनके पर्सपेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में क्यों अंतर आ जाता है सर? देवेश, मुझे नहीं लगता है कि कोई अंतर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ श्रीनगर में बैठे हैं और जो सिचुएशन, जो स्थिति, जो ग्राउंड सिचुएशन हम देखते हैं, हम उसी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी, मैं आपका एडिटोरियल देख रहा था, आपने कहा कि इन लोगों ने मिलिटेंट लिखा और यहाँ बाकी लोगों ने नहीं लिखा, लेकिन मैं हिंदुस्तान टाइम्स को भी पढ़ रहा था, मैं हिंदू को भी पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ लीजिए, वहां पे भी मिलिटेंट की ही जो इस्तिलाह है वो इस्तेमाल होती है। हाँ, इसमें एक फर्क हो सकता है कि शायद ज्यादा कवरेज जो है एक सिचुएशन को, या ज्यादा एंगल्स जो है एक सिचुएशन को जो डेवलप कश्मीर में होती है, वो सारे एंगल एक नेशनल पेपर में नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मीडिया हाउसेज हैं और खासतौर से टीवी चैनल्स हैं जो पूरी तरह से आंख बंद करके कश्मीर की स्थिति को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया का बेसिक काम यही है कि जो सिचुएशन ग्राउंड पे हो उसको रिफ्लेक्ट करे और उस सिचुएशन को लोगों तक पहुंचाए जो उसके पढ़ने वाले हों या उसको देखने वाले हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कश्मीर का मीडिया जो है वो पार्टी बन रहा है किसी भी सूरत में। जो भी कुछ ग्राउंड सिचुएशन पे हो रहा है, हम सिर्फ सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। बाकी रहा टर्मिनोलॉजी का सवाल, वो एक टर्मिनोलॉजी है जो डेवलप हुई है पिछले 20, 25, 26 सालों से, और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुजात साहब, मैं एक और बात जानना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग बाहर से यही एक धारणा थी कि वहां सब कुछ हालात सामान्य हो रहे हैं, सैलानी जा रहे हैं, कोई अप्रिय घटना नहीं होती है जी, कोई जो टूरिस्ट जो पर्यटक हैं वो जा रहे हैं, जो सैलानी कश्मीर जा रहे हैं, किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होती है। लेकिन ये हालात क्या अचानक बदले हैं? इसके कारण आपको क्या नजर आते हैं, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो, जिससे हम बाकी कश्मीर से बाहर के दर्शकों को आवाज उन अभी टिप्पणी नहीं आ रही है, अब सुन नहीं पा रहे हैं, अभी उसको सेट कर लेते हैं। जफर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वही 90 के दशक का युवा है, वही 2016 का युवा है, हालात एक जैसे हैं, पर उसमें कुछ बेहतरी की बातें हमें यही बताई गई थी। ऐसा क्या हो गया कि अचानक के लाखों लोगों की तादाद जनाजों में पहुंचने लगी है? जी रवि जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक एंगेजमेंट की कमी है। जो एक एंगेजमेंट होनी चाहिए सेंटर की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, श्रीनगर के साथ, उसमें काफ़ी हद तक कमी है। और अलग अलग लेवल्स पे, किसी लेवल पे एंगेजमेंट नहीं है लोगों के साथ, और ख़ासकर यंगस्टर्स के साथ। मुझे लगा कि पिछले कुछ सालों के दौरान कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है। और ये जो गुस्सा है, ये एक तरह से अचानक जो वो पेंट अप फीलिंग्स है वो अचानक से बाहर आ जाती है। हमने देखा ये इसका पर पत्थरबाजी की जो उनकी रणनीति है, वो अगर प्रोटेस्ट ही करना है तो कोई और रणनीति भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये भी तो एक सिलसिले में चली आ रही है ये रणनीति, जो पत्थरों से मारने की रणनीति है। ये गुस्सा एक तरह से एक संगठित, आगे जाकर भागने के बजाय जो सुरक्षाकर्मी है, सुरक्षा बल हैं, उनका जाके सामना करना। बिल्कुल, ये तो एक ट्रिगर है। जैसे बुरहान वानी का मारा जाना तो एक ट्रिगर है, लेकिन इससे पहले भी जिस तरह के इनकाउंटर हो रहे हैं अब कश्मीर घाटी में, तो लोग जो है वो जो कॉर्डन है, सुरक्षा बलों का कॉर्डन है, वो तोड़कर मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अंदर जो सुरक्षा बलों के साथ लड़ रहे हैं। हमने कई जगहों पे देखा। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है और बड़ी वरिंग सिचुएशन है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी। और हमने जो सिक्योरिटी एजेंसीज के अलग अलग लोगों के साथ बात की है, उनका भी यही कहना है कि ये एक तरह से एक एंगर है, एक गुस्सा है, कोई जरिया लोगों को नजर नहीं आ रहा है, खासकर जो यंगर जनरेशन है। नहीं, गुस्सा देखिए, अगर पॉलिटिकल गुस्सा है तो केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा, दिल्ली में भी लोग गुस्से में हैं तो बहुत तरह से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। पॉलिटिकल गुस्सा तो दूसरे तरीके से निकलेगा कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं या किसी मंत्री की नीति के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पर वो तो दिखता नहीं है कि वित्त मंत्री के किसी फैसले के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हों या फिर शिक्षा मंत्री के किसी फैसले के खिलाफ
नारे लगाए जा रहे हो, तो हम कैसे समझें कि सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई गुस्सा है या राज्य सरकार की किसी नीति के खिलाफ कोई गुस्सा है? जी, आप देखिए, या गुस्सा नहीं है, बेसब्री है? अब बेसब्री ही कह सकते हैं। आप देखिए, थोड़े दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने चुनाव लड़ा साउथ कश्मीर से, अनंतनाग से, और एक हैंडसम मार्जिन से वो जीत गई। तब वो लोगों के साथ कुछ वादे किए सरकार ने, और लोगों की कुछ उम्मीदें भी है। जब मोदी की सरकार बनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सेंटर में, तो लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी। उसके बाद आपको याद होगा फ्लड हुए, फ्लड के बाद काफ़ी समय लगा रिलीफ ऑपरेशन में, तो उससे भी लोगों में काफ़ी बेचैनी पैदा हो गई। और उसके बाद से लगातार एक ऐसा इंप्रेशन है कश्मीर में कि जो सेंटर है, ये तभी उनको कश्मीर की याद आती है जब हालात ख़राब हो जाते हैं। जब पीस होता है, जब हालात ठीक होते हैं, तो तब कश्मीर को कितने टूरिस्ट आ गए इस पैमाने पे तोला जाता है कि कश्मीर में नॉर्मलसी है, टूरिज्म है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो अंडरलाइंग इशू है, जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको एड्रेस करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। और वही फिर टाइम टू टाइम हम देखते हैं इस तरह के हालात हो जाते हैं। 2008 में, 2010 में, और अब फिर से बुरहान वानी मेरे ख्याल एक ट्रिगर है उस सेंटिमेंट का और उस फीलिंग्स का, वो जो बाहर फिर वो कैसे लोगों के मोबाइल फोन में इतना पहुंच गया? मतलब सोशल मीडिया पे तो बहुत तरह के लोग हैं, कुछ लोगों तक पहुंचना तो स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मैं जो आर्टिकल सब पढ़ रहा था, उससे लग रहा था कि ये हर दूसरे तीसरे आदमी के मोबाइल फोन में उसकी तस्वीर है। क्या उन तस्वीरों को किसी ने पहुंचाया? इसमें पॉलिटिकल इस्लाम मतलब जो इस्लामिक संगठन है, जो इसको मजहबी रूप देना चाहते हैं, इस गुस्से को, बेचैनी को, कि जो धर्म के हिसाब से कोई यहाँ पर खित्ता बनेगा और कोई इलाका बनेगा, उसका कोई रोल आप देखते हैं इसमें? एक तो ये जो सोशल मीडिया को पिछले कुछ सालों के दौरान बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये कश्मीर घाटी में भी। अगर आप बुरहान वानी की बात ही करें तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ खास किसी एक्शन में काम तो लिया नहीं, कोई मिलिटेंट एक्टिविटी तो की नहीं, लेकिन ज़्यादातर वो एक्टिव था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपनी मैसेज सर्कुलेट तो वो जब करता सोशल था। मीडिया पे एक्टिव था तो पकड़ा क्यों नहीं गया? आमतौर पे तो उस पे जो फुटप्रिंट होते हैं सोशल मीडिया पे, वो आपके पकड़े जाने के पर्याप्त कारण होते हैं। बिल्कुल, ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक और ख़ास बात ये है कि बुरहान वानी अपने साथियों के साथ, वो तो सब लोकल लड़के थे और काफ़ी लोग उनमें से मारे भी गए हैं, उन्होंने मास्क हटा दिया, उन्होंने अपना चेहरा छुपाया नहीं, उन्होंने बिल्कुल ओपनली एक तरह से अपने आप को दिखाया। तो एक ओपन चैलेंज, एक ओपन थ्रेट सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उसके बावजूद 6 साल से वो एक्टिव था। और काफ़ी जो लड़के 6 साल से एक्टिव था, इतना बड़ा पोस्टर बॉय बन गया, आप कह रहे हैं कि उसने कोई वारदात सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ नहीं किया, तो क्या उसने किसी और के खिलाफ भी किया? मतलब कुछ और भी कोई कारनामा किया? कहने का मतलब, क्योंकि मारने के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि उसने कोई बड़ी योजना बनाई थी। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हमने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं, जो अलग अलग लोग हैं, उनसे बात की है कि उसका कोई खास मिलिटेंसी में रोल नहीं था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था सोशल मीडिया पे, अपनी मैसेज सर्कुलेट करता था। रिसेंटली एक वीडियो आया था, वो क्रिकेट खेल रहा था अपने साथियों के साथ। तो ये भी एक जरिया, एक तरीका हो सकता है कि जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, और जो एक जम्मू कश्मीर पुलिस की एक रिसेंट रिपोर्ट है मेरे ख्याल कुछ महीने पहले, उसमें कई सालों के बाद अब ये देखा गया है कि जो लोकल लड़के हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। मैं मिलिटेंट्स की बात करता हूँ बनिस्बत के फॉरेन मिलिटेंट्स के। अब ये भी एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, और शायद जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और एक्टिविटीज़, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ पे फोकस कम है, बल्कि लोगों तक पहुंचाने, लोग एक तरह से ग्लैमराइज करने की बात है, और ताकि लोग अपनी तरफ से अट्रैक्ट हो। और यही एक वजह है कि काफ़ी ज़्यादा लोग साउथ कश्मीर में, खासकर बुरहान वानी तो त्राल को बिलोंग करता है, साउथ कश्मीर में काफ़ी लोग बुरहान वानी के ग्रुप के साथ जुड़ गए थे, उसके साथ जुड़ गए थे। हमारे साथ सुजात साहब हैं। सुजात साहब, हम अभी जफर साहब से बात कर रहे थे सोशल मीडिया के रोल के बारे में। ये कितना बड़ा फैक्टर है आपकी निगाह में? और एक और बात हो रही थी कि 6 साल तक उसने कोई एक्टिविटी नहीं किया, कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं रहा, लेकिन हो सकता है उसके ग्रुप के लोग शामिल रहे हों। हम पूरे तथ्यों पर मेरी उतनी पकड़ नहीं है। फिर भी वो आदमी इतना बड़ा पोस्टर बॉय बन जाता है, लोगों के मोबाइल फ़ोन में पहुंच जाता है। क्या जैसे अभी जफ़र कह रहे थे कि पहले बाहर से आतंकवादी आते थे, पाकिस्तान से,
लेकिन अब ये यहीं के लड़के हैं जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो अचानक किसी दिन निकलते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं या उसकी राह पे चले जाते हैं। आपको कोई इसमें सोशल मीडिया ट्रिगर के रूप में देखते हैं या वाकई ये इसके प्रसार में मुख्य कारक है ये? देखिए, सोशल मीडिया का जहां तक ताल्लुक है, मैं जफर से एग्री करता हूं कि इसने एक रोल प्ले किया होगा उसको पॉपुलराइज करने में, क्योंकि उसके वीडियोस जो आ गए वो लोगों तक पहुंचे और फिर एक फैसिनेशन बन जाता है लोगों में। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एक स्पेस खाली थी, जो एक ट्रिगर था, वो तो वहां पहले ही था। और बुरहान वानी, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर इतनी बड़ी रकम उनके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस क्यों की? क्योंकि उन्होंने एक अट्रैक्शन पैदा किया नौजवानों में। और इसी तरह से, जिस तरह से जफर ने कहा कि जो फॉरेनर्स और लोकल मिलिटेंट्स का रेशो आज से 6 साल पहले था, वो कोई 70 और 30% था। आज वो रिवर्स है, वो आज लोकल्स जो है 70% है और 30 शायद वो दूसरे लोग होंगे उसमें। तो मैं समझता हूं कि एक वैक्यूम है, एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो यहां नहीं हो रही है पिछले कई बरसों के दौरान, और जो एक मैसेज दिया जा रहा है कि कश्मीर सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और इसका सियासत और राजनीति के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उससे एक डिस्पोंडेंसी और फ्रस्ट्रेशन का जो अंसुर है वो बहुत हद तक पाया जाता है। और दूसरी बड़ी अहम बात जो है, शायद जिसकी तरफ इन्होंने भी इशारा किया, वो ये कि उन्होंने मास्क पहन के मिलिटेंसी नहीं की, बल्कि वो लोगों के सामने आए और अपने रूप में आए, अपने नाम से आए, एलियसेस उनके नहीं थे, कोड नाम नहीं थे, तो उससे भी एक इम्पैक्ट बन जाता है। उन्होंने बेशक, जैसा कि आप कहते हैं कि उन्होंने किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो अल्टीमेटली एक आइकन तो बने, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो कश्मीरियों की बात करते हैं और कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन असल मसला जो है वो यही है कि यहां पे कश्मीर की जो समस्या है ये एक राजनीतिक समस्या है और इसको हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। नई दिल्ली से जो भी कोशिश हो रही है वो पॉलिटिकल कोशिश नहीं है, वो तो मिलिट्री और सिक्योरिटी कोशिश है। सुजान साहब, एक बात बताइए कि हम तस्वीर में देख रहे हैं कि जनाजे में बहुत लोग हैं और रिसर्च के दौरान और पहले भी, मतलब कई आतंकवादियों के मारे जाने के बाद जनाजे में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। भले ही ये संख्या सबसे ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी तो एक आबादी होगी, उसके बाद भी तो एक कश्मीर बचा होगा जो बंदूक की इस राजनीति को अपने स्तर पर, ये जानते हुए कि राजनीतिक संवाद में कमजोरी है, अपने स्तर पर सोचता होगा कि इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वायलेंस जो है, वायलेंस में किसी का फायदा नहीं है और वायलेंस से कोई मसला हल भी नहीं होता है। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कि 3 दिन से 30 लोग मरे। इस जाहिर सी बात है कि वायलेंस से तो फायदा नहीं है, वायलेंस से तो लोग ही मरते हैं। लेकिन जो लोग बुरहान के फ्यूनरल में गए, ये जरूरी नहीं है कि वो सब लोग जो है वो वायलेंस के हक में हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल डिसकंटेंटमेंट जो ग्राउंड पे है उसकी एक आउटपोरिंग हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये रिसेंट ईयर्स में सबसे बड़ा फ्यूनरल प्रोसेशन था जो हमने कश्मीर में देखा। मैंने भी कश्मीर को 25-26 साल से कवर करता आया हूं, लेकिन मैंने इतना बड़ा फ्यूनरल प्रोसेशन किसी मिलिटेंट का शायद नहीं देखा है। और ये क्या जाहिर करता है? ये यही जाहिर करता है कि जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो ग्राउंड अगर गेन भी होता होगा, वो ग्राउंड तो लूज कर गए हैं। जैसा कि मैं अभी आपकी दूसरी चैनल पे था तो मैंने वहां भी कहा कि देखिए 2003 से लेकर 2008 तक जो सिचुएशन थी, जो अमन अमल था, जो अमन प्रक्रिया थी, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बात कर रहे थे, बल्कि श्रीनगर में भी लोगों के साथ बात हो रही थी। तो एक लोगों के जहन में एक इंप्रेशन था कि न कोई बात हो रही है। लेकिन पिछले 8 साल से तो कोई बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां दूसरे मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि सैनिक कॉलोनी को बनाना है कि नहीं, कश्मीरी पंडितों के लिए अलग टाउनशिप बनाने हैं कि नहीं, आर्टिकल 370 को खत्म करना है कि नहीं, बीफ खाना है कि नहीं। इन्हीं मुद्दों पे ज्यादा यहां पे एनर्जी वेस्ट की जाती है। आप बेशक उन मुद्दों पे भी बाद में बात कीजिए, लेकिन पहले तो यहां के असली राजनीतिक मसले की तरफ तवज्जो दीजिए, उसको हल कीजिए। सुजान साहब, एक बात 2010 में भी आपने जी मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूं, चूंकि आप दूर हैं। एक सवाल ये कि अगर ये स्थानीय स्तर पर आतंकवाद पनप रहा है तो इन्हें हथियार कौन दे रहा है, असला कौन दे रहा है, कहां से मिल रहा है? मतलब इतना लाखों की संख्या में वहां पर आर्मी तैनात है
अब ये भी सुनने को मिलती है कि सीमा पर बंदोबस्त ज्यादा दुरुस्त है, तो हथियार कहां से आ रहा है? दूसरा, इनको आइडियोलॉजी कहां से मिल रही है, ये विचारधारा? क्या पॉलिटिकल इस्लाम के किसी रूप से, किसी संगठन से जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो इनका प्राइम मूवर हो, जो इनको आगे ले जाने वाला हो? देखिए, जहां तक इनके हथियारों का ताल्लुक है, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं होगा, जाहिर सी बात है, होना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जब हम सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो ग्रुप है, जो भी कश्मीरी यहां लोग हैं जो मिलिटेंट बन गए हैं, वो तो बाहर पाकिस्तान ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गए, बल्कि वो यहीं पे ट्रेन हुए। तो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस सवाल को, इसके जवाब को ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए कि अगर वाकई ये पाकिस्तान नहीं गए हैं, अगर पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है वो बड़ी चुस्त है, वहां पे फौज लगी है, बीएसएफ लगी है, तो ये सामान कहां से आ रहा है? ये देखने की जरूरत है कि कहीं पिलफरेज तो नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आपने उठाया, जिसको देखने की जरूरत है। और जहां तक आइडियोलॉजी का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि मसले कश्मीर जो है, जो कश्मीर प्रॉब्लम है, वो तो सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है इन लोगों के लिए। बेशक ये इस्लाम के रूप में आपके सामने आते होंगे, और इस्लाम एक फैक्टर हो सकता है आज की दुनिया में। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से इस्लाम के नाम पे टेररिज्म चल रहा है, बहुत जगह पे, अभी टर्की भी आपने देखा, अभी हमसायगी में आपने ढाका भी देखा, एक इस्लाम के नाम पे जो दहशत और टेरर का जो वेव है, तो इस्लाम के नाम पे बहुत सारी चीजें होती हैं। और चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहां लोगों का, अक्सर लोगों का ताल्लुक इस्लाम के साथ होगा, तो रिलीजन शायद एक रोल प्ले करता होगा इसमें। लेकिन मैं समझता हूं कि रिलीजन से ज्यादा जो पॉलिटिकल इशू है यहां का, जो सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी है, सेंस ऑफ बिट्रेयल है, सेंस ऑफ डिसीट है, जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लोगों में नहीं है, वो बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है इसमें। और अगर आज आप सुशील अरुण का पीस पढ़ेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा है कि जो बिट्रेयल कश्मीरियों के साथ हुआ है इतने सालों के दौरान, उसी की वजह से जो प्रॉब्लम है, जो ये कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है, एतमाद जो है, वो किस तरह से शैटर हुआ है ग्राउंड पे। मैं समझता हूं कि जब तक एक पॉलिटिकल अप्रोच ना अपनाया जाए कश्मीर को एड्रेस करने के लिए, ये चीजें आती रहेंगी। आज एक फ्यूनरल निकला, कल दूसरा निकलेगा। आज बदकिस्मती से 30 लोग मरे, हम चाहते हैं कि इस पे कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाए, लेकिन कल पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 2010 में हमने देखा, और हमें नहीं पता था कि 2016 में ये चीज हो जाएगी, क्योंकि हमने इस मसले को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। जफर, हम ये जानना चाहते हैं, आप जब कश्मीर के युवाओं से बात करते होंगे, 18 साल 19 साल के लड़कों से, क्या उनको, उनके भीतर बिल्कुल ही आत्मविश्वास नहीं है कि बंदूक के अलावा भी कोई रास्ता होता है? ऐसा तो नहीं देखिए, है। वो सारे विवाद जिनसे आप आशंकित होते हैं, कश्मीर के लोग, उन विवादों से हम लोग भी लड़ते हैं, उन सवालों से मुख्य धारा का जो हिंदुस्तान है वो भी लड़ता है। मतलब वो गौ मांस का सवाल हो या कोई और धार्मिक हो, वो कहीं बंदूक नहीं उठाता। मतलब उसकी एक राजनीतिक लड़ाई होती है, बहस होती है, घमासान होते हैं उसके तर्कों के, पर वो बंदूक के रास्ते पे नहीं जाते। तो इतनी बेचैनियां कहां से है? देखिए, ऐसा तो नहीं क्या है कोई कि बात करने वाला नहीं है? बुजुर्ग लोग भी कह रहे हैं कि बुरहान का फोटो रख रहे हैं और उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं, या जो भी उसको कहें आप। जी, पहली बात तो ये कि ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग जो है वो बंदूक के रास्ते को अपना रहे हैं। हमने देखा कितने लोग हैं, जैसे कितने लोगों ने आईआईटी क्वालिफाई किया है, बड़े लोगों ने आईएएस किया, कश्मीर से एक आईएएस का टॉपर भी निकला थोड़े साल पहले। काफ़ी जो यूथ की जो एनर्जी है, शायद इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं डाला जा रहा है। और जो ये अंडरलाइंग पॉलिटिकल ये वो रास्ता है जहां हम उम्मीद देख सकते हैं कि मुख्य धारा में लाने का, कि जब लड़के निकल रहे हैं तो उन कहानियों को बड़ा किया जाए। बिल्कुल, हमने देखा कितनी स्टोरीज ऐसी है, कितने लड़कों ने, तो जो कश्मीर से जो टॉप करता है, आईटी करता है, वो कश्मीर में हीरो नहीं बनता, सिर्फ बुरहान हीरो बनता है। वो भी हीरो बनता है, जरूर हीरो बनता है। जैसे मैंने कहा कि कश्मीर में थोड़े साल पहले एक आईएएस का टॉपर निकला, और उसके बाद लगातार जो लड़के हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो आईएएस की तैयारी करते हैं, और काफ़ी लोगों ने उसके बाद आईएएस क्वालिफाई किया। पहली बार किसी ने टॉप किया था थोड़े साल पहले। तो ये तो है अपनी जगह, लेकिन एक जिस तरह से शुजात बोल रहे थे कि एक पॉलिटिकल इशू है, एक सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी है कि कुछ हो नहीं रहा है इस मसले को लेके, कुछ स्टेटस को से आगे कुछ बात हो नहीं रही है, कुछ एंगेजमेंट नहीं हो रही है। इन जो भी ये यूथ है, इनके साथ कोई बात नहीं हो रही, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो पॉलिटिकल इशू तो है ही, तो जाहिर सी बात है कई लोग
कई जो युवा है वो इसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी कश्मीर से बाहर निकलकर बड़ा बड़ा नाम कमा रहे हैं और काफ़ी कुछ हासिल कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कोशिश यही होनी चाहिए कि उस कश्मीर से बात की जाए जो शायद बात करना चाहता है और जिसकी तरफ इशारा सुजात और जफर कर रहे हैं। अपनी बात मत थोपिए, पहले किसी की बात सुन लीजिए। ब्रेक के बाद कुछ नंबर वंबर की बात करेंगे। आते हैं। थैंक यू। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अच्छी रिपोर्ट की है। अखबार बता रहा है कि कैसे तमाम राज्यों के शिक्षा बोर्ड नंबर देने के मामले में उदार होते जा रहे हैं ताकि वे इंजीनियरिंग के इम्तिहान में उनके छात्र पीछे न रह जाएं। हर जगह अब 95 से 99% नंबर लाना आम होता जा रहा है। क्या छात्र वाकई इसके योग्य होते हैं या बोर्ड की उदारता हमें किसी धोखे में रख रही है? दूसरी तरफ इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स के लिए 160 सीटों में से 110 छात्र तमिलनाडु से ही आए और इनमें से 53 एक ही स्कूल के। अखबार को कॉलेज के शिक्षकों ने बताया कि जब उन छात्रों से कुछ सवाल पूछे गए तो जवाब से नहीं लगा कि वो 97-98% लाने वाले छात्र हैं। क्या नंबरों का यह कोई गेम चल रहा है इस देश में? सीबीएसई बोर्ड से मुकाबला करने के लिए अब राज्यों के बोर्ड भी उदार होते जा रहे हैं और सीबीएसई में इतने अधिक नंबर क्यों दिए जा रहे हैं? अब क्या इसलिए कि प्राइवेट स्कूलों की दुकान चलती रहे या वाकई हमारे छात्र 99% वाले हो गए हैं? अब पंजाब से हमारे सहयोगी आनंद पटेल ने एक रिपोर्ट की है किस तरह वहां के बोर्ड में ग्रेस मार्क्स की होली खेली गई। अतिरिक्त नंबर देकर फेल होने वाले छात्रों को पास किया गया, अच्छे छात्रों के नंबर और बेहतर किए गए। ऐसा क्यों किया गया? आनंद की ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर उन्हीं से बात करते हैं। रोपड़ के एक स्कूल के बाहर टंगे इस बैनर में लिखा है कि स्कूल में किन किन विषयों के टीचर नहीं हैं। पंजाब टीचर यूनियन काफी अरसे से स्कूल कॉलेजों में खाली पड़े पदों को भरने की मांग कर रही है। उसका कहना है कि शिक्षकों की कमी से पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। सरकार शिक्षा देने के मुद्दे से बहुत पीछे हट रही है। अब नई भर्ती का बहुत ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन वास्तव में 15,000 टीचर भर्ती करने की बात सरकार हर रोज करती है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो अध्यापकों की 30,000 से ज्यादा असामियां पोस्टें यहाँ पंजाब के स्कूलों में वेकेंट पड़ी हैं, खाली पड़ी। खाली असामियां जल्द भरो, जल्द भरो, जल्द भरो। लेकिन पंजाब के शिक्षा विभाग को ये समस्या नहीं लगती, क्योंकि टीचरों की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद प्रदेश में 10वीं और 12वीं के नतीजे शानदार रहे। एनडीटीवी को इस सफलता का राज पता चला है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पास बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए खास फॉर्मूला तैयार किया। हमें वो दस्तावेज मिले जिनमें बोर्ड ने दिल्ली की 2 सॉफ्टवेयर फर्मों को फॉर्मूला तैयार करने को कहा। सॉफ्टवेयर फर्मों ने बोर्ड को 4 अलग अलग फॉर्मूले सुझाए। बोर्ड की चेयरपर्सन ने रिजल्ट घोषित होने से एक दिन पहले सबसे ज्यादा % वाले फॉर्मूले को हरी झंडी दी। 12वीं के बच्चों को 30 एडहॉक ग्रेस मार्क्स दिए गए, जबकि 10वीं को 27 नंबर। 12वीं का रिजल्ट 54% से बढ़कर 76% हो गया, जिससे 65,000 बच्चे पास हो गए, जबकि 10वीं का पास रिजल्ट 39 से बढ़कर 72% हो गया, जिससे करीब 1.25 लाख फेल बच्चे पास हो गए। जब से ये नई जो एजुकेशन में जो प्राइवेटाइज हुआ है जब से ज़्यादा, तो ये एक ऐसी लॉबी हमारे राज्य में क्रिएट हो गई है, एक ऐसा माफिया बन गया है जो अपनी ढंग से ये जो करवा रहा है। लेकिन पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का तर्क है कि उसने नियम के मुताबिक सिर्फ 1% ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अगर हमने ऐसा करना होता कि किसी स्पेसिफिक सेक्शन को फायदा करना होता, जहाँ रिजल्ट्स को बहुत रेज करने की हमें जरूरत ही नहीं थी। हमारा +2 में रिजल्ट 72% था, दूसरा 55% के करीब था। पंजाब बोर्ड ने न केवल फेल बच्चों को थोक में पास करने का कारनामा किया, बल्कि जिन बच्चों ने अच्छे अंक हासिल किए उन्हें भी बोर्ड की दरियादिली का फायदा मिला। 12वीं के 4 विषयों में 57 अंक के गलत सवाल बताकर नंबर बांटे गए।
जिससे मेधावी बच्चों की मेरिट बन गई और दूसरे बोर्डों के मुकाबले उन्हें आईआईटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में फायदा हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ट्वीट करके बोर्ड्स के अंकों के सामान्यीकरण की मांग की है। केजरीवाल ने लिखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एडमिशन सिस्टम सबसे बेतुका है। वहां न तो स्थानीय छात्रों के लिए कोटा है, न एंट्रेंस टेस्ट और न ही अंकों का सामान्यीकरण। लेकिन टीचर यूनियन पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग कर रहा है। जो पंजाब में नशा बांटा जा रहा है वो तो यूथ के लिए है, लेकिन बोर्ड जो है वो स्कूल के बच्चों के लिए ग्रेस मार्क्स के रूप में वो चिट्टा दे रहा है और इससे पंजाब के विद्यार्थियों का कहीं भलाई नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि पंजाब बोर्ड ने इस तरह रिजल्ट में घालमेल किया है। पिछले साल भी इसी तरह ग्रेस मार्क्स के दम पर रिजल्ट 48 से 65% और 53 से 76% किया गया था। अपनी गलती सुधारने के बजाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 3 ईमानदार कर्मचारियों को ही सस्पेंड कर दिया, जिन्होंने ग्रेस मार्क घोटाले से पर्दा उठाया। चंडीगढ़ से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। गलत बात, टोटली रॉन्ग। पास तो तुम करके अपने स्कूल का नाम बना लोगे, लेकिन अगे की होगा बच्चों का? जिस तरीके नाल हुण चल रहा है, अगर बच्चे वही पास होंगे तो कॉलेज से दाखिला नहीं मिलू, अगे इन्हों का क्या बनेगा? ये गलत बात है। माधव साहब, उसमें ऐसे 1 लाख जो मैट्रिक में उसमें 1,25,000 बच्चों को यानी कि ग्रेस मार्क मिले और +2 में 65,000। अगर ये यानी कि स्टडी इतनी अच्छी तो फिर ग्रेस मार्क देने का क्या मतलब? मैं पता नहीं, मैं जल्दी चीज पता नहीं ना। इंक्वायरी होनी चाहिए, लगता है जांच होनी चाहिए। निकलो इंक्वायरी अब चीमा साहब करा देंगे। आनंद पटेल हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। आनंद, हमारा सवाल ये है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कुछ खेल हो रहा है सीबीएसई की तरफ से कि एक खास इलाके के लोगों को ज़्यादा नंबर आता है और वहाँ आता है, पता नहीं 99% लाने वाला जनरेशन भी होगा ये। पर मैं पंजाब के हवाले से जानना चाहता हूँ कि 30,000 या 15,000 शिक्षक नहीं हैं उन सरकारी स्कूलों के, और इन बोर्ड में जो लोग पास हुए हैं बच्चे, और आप एक अधिकारी कह रही हैं कि नहीं, हमने सिर्फ 1% का ग्रेस मार्क दिया है, तो कितना पुख्ता हैं आप अपनी जो आपने डॉक्यूमेंट दिखाया है, दोनों के बातों को अंतर के साथ हमारे दर्शकों को जरा समझाइए इस मामले को फिर से। देखिए, जो पीएससीबी की जो चेयरपर्सन है वो कह रही हैं कि हमने सिर्फ 1% ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन आपको बताऊं कि 2005 में जो पंजाब सरकार थी उसके शिक्षा मंत्री ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे। ये 1% का जो ग्रेस मार्क देने का जो हक है पंजाब बोर्ड को, ये तभी दिया जाता है जब पिछले 2 साल या 1 साल की तुलना में रिजल्ट जो है किसी कारणवश बहुत खराब हो गया हो या किसी एक सब्जेक्ट की वजह से रिजल्ट खराब हुआ हो, तो उस सूरत में ये 1% ग्रेस मार्क देने का प्रावधान है, किया गया है जो बायलॉज हैं पीएससीबी के। लेकिन इस पर भी 2005 में रोक लगाई गई थी शिक्षा मंत्री की तरफ से, तब के शिक्षा मंत्री की तरफ से, और उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो अब ये जो ग्रेस मार्क दिए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से अवैधानिक है। दूसरी बात कि किस तरीके से ये हम सब्सटैंशिएट करें कि ये दिया गया है। जो एग्जाम का रिजल्ट आया उससे ठीक 1 दिन पहले जो नतीजे आए चेयरमैन के पास, पंजाब एजुकेशन बोर्ड के पास, उसके बाद लेटर लिखा गया जो सॉफ्टवेयर कंपनी से, दिल्ली की जो 2 सॉफ्टवेयर कंपनी जिन्हें ये ठेका दिया गया रिजल्ट बनाने का, कंपाइल करने का, कि आप अलग अलग फॉर्मूले तैयार करें कि किस तरीके से ये जो रिजल्ट है इसको हम मॉडरेट करें। जो शब्द यूज हो रहा है वो मॉडरेट यूज हो रहा है, यानी कि पिछले नतीजों के मुकाबले किस तरीके से हम रिजल्ट को बेहतर कर सकें ग्रेस मार्क दे करके। तो पहले 1% का जो ग्रेस मार्क दिया उसमें फिर एडहॉक ग्रेस ऐड किए, और उसके बाद विषयवार जिन विषयों में कम अंक आते हैं, खासकर अंग्रेजी और गणित में, उनमें और ग्रेस मार्क दिए गए। हमारे पास वो दस्तावेज की कॉपीज हैं, ये वो दस्तावेज हैं जिनमें दिखाया है कि अलग अलग फॉर्मूले जो हैं वो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उन्होंने सुझाए हैं, और उसके बाद जो आखिरी फॉर्मूला है, ये 10वीं का नतीजा मैं दिखा रहा हूं, जिसमें 72% दिखाया गया है कि नतीजा आ सकता है। कैसे आ सकता है? 1% जो ग्रेस मिलता है बोर्ड की तरफ से उसको जोड़ा गया, उसके बाद 10 अंक जोड़े गए जो एडहॉक ग्रेस हैं, और उसके बाद 4 अंक अंग्रेजी और सोशल साइंस, सोशल स्टडीज के दिए गए। इतने ग्रेस नंबर देने के बाद 27 नंबर का जो ग्रेस नंबर दिया गया, उसके बाद रिजल्ट जो 72% बना, उस पर चेयरमैन ने टिक लगा दिया, ए लगा दिया कि ये ठीक है फॉर्मूला,
इस पे आधारित करके आप रिजल्ट बनाएं और वही रिजल्ट अगले दिन आता है, के बाद छपता है। पता लगाने का प्रयास कीजिएगा। पूरा जो तरीका है पास करने का, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि इन कंपनियों ने ये बताने के लिए कितने पैसे लिए, और अगर ये किसी प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी के बताने से बच्चे पास हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि पंजाब में या कहीं भी स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए जाने चाहिए और बच्चों को 15 साल या 17 साल की उम्र होने पर उनके जन्म प्रमाण पत्र के साथ एक 80% वाला मार्कशीट भी दे देना चाहिए, अगर ये हालत है तो। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि पंजाब के लोग इतने जागरूक हैं, दुनिया भर के देशों में जाते हैं, वीज़ा कटाते हैं, इधर जाते हैं, जहाज बनाते हैं, घर के ऊपर पूरा टैंक का ही पानी टंकी बना देते हैं, तो इतने जागरूक लोग हैं, क्या उन्हें ये पता नहीं है कि उनके बच्चे जब 40% के लायक हैं और वो 70% नंबर ला रहे हैं, वो उनके भविष्य के साथ एक दूसरे तरीके का खिलवाड़ है। उस सर्टिफिकेट की कोई अहमियत है नहीं बाजार में। बिल्कुल सही बात है। और यही वजह है कि हम देखते हैं जो सरकारी नौकरियां हैं, 4th ग्रेड की जो सरकारी नौकरियां हैं, डी कैटेगरी की जो सरकारी नौकरियां हैं, उसमें भी एमएससी और एमटेक और बीटेक बच्चे जो हैं नौकरियों में अप्लाई करते हैं। ये एक तरीका है किस तरीके से जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए हैं, पॉलिटेक्निक्स खुल गए हैं, जो रसूखदार लोगों के हैं, चाहे वो सत्ता में हैं या सत्ता से बाहर हैं, उनके जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स खुल गए। चंडीगढ़ के आसपास दर्जनों इस तरीके से कॉलेजेस खुल गए और बड़े शहर जो भी हैं उनके आसपास भी खुल गए हैं। वहां पे बच्चे चाहिए, क्योंकि वो कॉलेजेस चलेंगे कैसे, क्योंकि उन्हें बच्चे चाहिए। और बच्चे कहां से आएंगे, जब तक वो इस तरीके से पास नहीं होंगे तब तक बच्चे उनको मिलेंगे नहीं। तो ये एक पूरा विशेष सर्कल है, किस तरीके से जो मार्केट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का है उसको किस तरीके से स्टूडेंट्स सप्लाई किए जाएं। तो ये जो तरीका है, शॉर्टकट तरीका, क्योंकि ये कई बार हम सुनने में आता है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको स्टूडेंट नहीं मिलते हैं एंट्रेंस के जरिए, तो उसके बाद सरकार को बाकायदा लिखित में दिया जाता है कि अब हमें अपने हिसाब से पास मार्क्स वाले बच्चों को भी भर्ती करने का आदेश दिया जाए या उनको इस बात की इजाजत दी जाए, और ये भी अलाउ किया जाता है। और कई बार हम ये मजाक में सुनते हैं कि 33% जो पास मार्क्स हैं उसके जो बच्चे हैं वो भी इंजीनियरिंग करते हैं। तो एक तरह से कह लिया जाए कि ये डिमांड एंड सप्लाई को बनाए रखने का एक तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका है जो पंजाब के एजुकेशन बोर्ड ने खोजा हुआ है। और ये एक तरह से सिम्बियोसिस है, दोनों एक दूसरे और दूसरे राज्यों में भी मिलेगा। जी, एजुकेशन बोर्ड को अपने नंबर अच्छे दिखाने हैं। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। लेकिन पता कीजिएगा, यही वजह है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको मीट करते हैं। ठीक है, पता जरूर कीजिएगा कि फेल को पास करने वाली कंपनी ने बताने वाले कितने पैसे लिए। और ये एक बात समझना चाहिए कि ये जो 90% नंबर और बाकी फेल को पास करने का जो खेल है वो आप अक्सर समझते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के बड़ा कोई भला हो रहा है। उनकी स्थिति जाकर देखिए उन इंजीनियरिंग कॉलेज की कितनी खराब है, और आप मजबूरी में अपने बच्चे को जो उसके लायक नहीं है 10 लाख 15 लाख रुपया दे रहे हैं और उसे नौकरी मिलती है 5 या 7 हज़ार की। यही हुआ था गुजरात के लड़कों को, जब वो पटेल समुदाय के लोग वहां से निकले इंजीनियरिंग कॉलेज से, अच्छे नंबर के लोग बहुत लड़के नहीं थे, और उन्हें जब 10,000 की नौकरी मिली तो उन्हें लगा हम तो बन के आए थे इंजीनियर और नौकरी मिल रही है 8,000 10,000 की। तो थोड़ा सा जगिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।